हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं अंकित भाटी सर की बुक है जो है क्या यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 यानी पेट में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों 2023 के। इसमें हम दोस्तों आज लेकर आए हैं क्या सामान्य विज्ञान में वो भी कौन सा चैप्टर। देखिए, सामान्य विज्ञान में 3 चीज़ होते हैं क्या, एक फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, एक बायो होता है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिजिक्स के वो क्वेश्चन होंगे जो आज तक यूपी ट्रिपल एस सी ने 2023 तक यानी पीछे 2022 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं तो हम फिजिक्स के कंप्लीट करने वाले हैं। तो लगभग में मैं दोस्तों आपको 150 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे आपको ये परीक्षा में बहुत ही सहयोग करेगा और हो सकता है कि क्वेश्चन आपका यहीं से फंसे, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं, इनकी बुक को आपको दिखाते हैं। आइए यहाँ से इसमें देखेंगे हम लोग दोस्तों, ये अंकित भाटी सर की जो बुक है दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर फंसे हैं और फंसते रहेंगे भी। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखेंगे, मैं आपको आज स्टार्ट करूँगा फिजिक्स से। फिजिक्स का में क्या होगा, भौतिक विज्ञान जो है उसी को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे से मैं आपको बता दूं कि ये जो भौतिक विज्ञान है उसका मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, ये देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 15/10/2022 शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताइए, तो यहाँ से आपको इतना ध्यान देना है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई। बताइए विद्युत शक्ति का किसकी इकाई है, एम्पियर का है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, विद्युत शक्ति को किस में मापते हैं भाई, वाणिज्यिक इकाई क्या है, एम्पियर में मापते हैं, ठीक है ना। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, एम्पियर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे, ये क्या है, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे आगे है कौन सी तरंगों का उदाहरण है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे दोस्तों सबसे पहले यहाँ से जानेंगे हम लोग, अल्ट्रासोनिक तरंगे ये कौन सी तरंगे हैं। तो अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, यही बताना है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कैसी, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे कह रहा है किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। जब कोई पिंड है, जब उसमें कार्य करने की क्षमता को ही क्या ऊर्जा कहा जाता है, कि शक्ति कहा जाता है, कि सामर्थ्य कहा जाता है, आप बताएंगे। तो यहाँ पर किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं भाई, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है ना। हाँ आगे हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था क्या कि किसी पिंड की यहाँ पे देखेंगे किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को दोस्तों हम लोग संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश की विक्षेपित होने की घटना को क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे बताएंगे। अब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अब मुड़ जाती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है कि प्रकीर्णन कहा जाता है, परावर्तन की अभिसरण। इसी को दोस्तों जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना अर्थात मुड़ जाती है, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना, प्रकीर्णन कहते हैं। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर का मतलब होता है विंशवाहक का उदाहरण है। इंसुलेटर कौन है भाई, बताइए। 5 का ए हो जाएगा क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष का एक माप है, प्रकाश वर्ष किसको मापता है, हवाई जहाज की गति को, गलत है। तारकीय दूरी को, गलत है। प्रकाश की गति को बताइए, प्रकाश वर्ष का है क्या, प्रकाश की गति को, ये भी बताइए। सही है, कोई लोग कहेंगे बिल्कुल सही, जबकि गलत है। यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं।
प्रकाश वर्ष से सिर्फ दूरी को मापा जाता है, ठीक है। दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। तो यहाँ से आप लोग जानते रहे इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। नहीं प्रकाश की गति टिक लगा दो, यहाँ से ये सही है, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? एक हार्स पावर सबको पता है भाई, यहाँ पे 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? ठीक है ना। तो हमने बताया था यहाँ पे कि आपका नारंगी है, ठीक है, बैगनी है, और ये नारंगी है, और क्या है? नीला है, और ये क्या? सफ़ेद। बताओ ये क्या सफ़ेद होगा भाई? बताओ बैगनी। इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा रंग है कौन सा नहीं है। तो बताओ यहाँ पे देखिए, बैगनी सॉरी कह रहा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है, तो यहाँ से कौन सा होगा? बी होगा कि डी होगा? बताइए यहाँ से। चलिए ये दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूँ, देखो एकदम क्लियर रूप से मैं बता दूँ, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है। बैगनी, ठीक है, हरा, हरा होता है, ठीक है, जामुनी होता है, और क्या होता है भाई? नीला होता है, ठीक है, हैप्पी, हरा हो गया, नीला हो गया, नारंगी हो गया, और क्या होता है? लाल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए बैगनी होता है, नीला होता है, ठीक है, हैप्पी, पीला भी होता है, सफ़ेद, हैप्पी, नाला, ठीक है, ये सब नारंगी होते हैं, नीला होता है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे सफ़ेद नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे सही से बता दूँ। चलिए यहाँ से देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आपके बुक में कहीं मिस्टेक दिया है, तो बी ऑप्शन ना होकर यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। मैं ये भी करेक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि यार जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं वो सफ़ेद ही से तो बने होते हैं, सबको मिला दो सफ़ेद ही रंग तो हैं। तो यहाँ पे नारंगी तो रहता ही है, नीला भी रहता है, बैगनी भी रहता है, ठीक है, इंद्रधनुष के 7 रंगों में। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि क्या नहीं होगा? सफ़ेद यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बात करते, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें का। तारों का रंग, तारों का रंग किसका सूचक है, किस पर निर्भर करता है? ये उसके तापमान पर निर्भर करता है, जो बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है, ध्वनि को उत्पन्न करता है? लकड़ी है, पानी है, लोहा है, रबर है। ध्वनिक पदार्थ कौन है जानते हैं आप? पानी है, जो पानी भी क्या करता है? ध्वनि को उत्पन्न करता है। ध्वनिक पदार्थ, अच्छा एक ध्वनिक पदार्थ जिसमें ध्वनि ज़्यादा होती, अर्थात ये लोहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्वनिक पदार्थ। तो यहाँ पे ध्वनि इसमें सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जब हम बात करेंगे दोस्तों, कह रहा है कि बिजली, ठीक है, बिजली का प्रवाह किस सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होगा? स्विच चालू करने पर। ये बात सही है यार, जब स्विच चालू करोगे तभी तो बिजली का प्रवाह होगा, यही या तो आपका सही है। बंद कर दोगे तो कहाँ होगा? ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई? ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, जब उसमें ठोस चालक चाहे ठोस हो चाहे जैसा, उसमें धारा तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, तब स्वतंत्र होंगे तब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष का मतलब एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी, ठीक ना। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है भाई? तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। समान प्रावस्था, समान प्रावस्था में कंपांबमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या है? तो यहाँ से देखिए, समान प्रावस्था में कंपांबमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे कहलाती है तरंग दैर्घ्य। चलिए, कह रहा है किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो तरंग दैर्घ्य देखिए, जिसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो देखिए, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा।
अब लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो इसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा। तो लाल है यहाँ पे कहीं पर? अब देखिए लाल तो दिया नहीं है, किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है होता है। तो अब लाल के बाद जो होगा उस पर टिक लगाइए। तो यहाँ पे देखिए, देख लेंगे यहाँ पे कौन सा होगा। यहाँ पे नीला है, हरा है, नारंगी है, पीला है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाई नारंगी। ठीक है ना, कौन सा होगा? नारंगी। चलिए, यहाँ पे लाल तो है नहीं, क्या करोगे? लाल होता तो उस पर टिक लगाते। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता रेडियो तरंग का वेव कितना होता है? तो रेडियो तरंग का वेव जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? एफएम प्रसारण बैंड जो होता है दोस्तों किसके बीच होता है? VHF रेंज के बराबर होता है, VHF रेंज। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? लोहा में। ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होगी भाई? लोहा में होगी, आपको पता होना चाहिए। निर्वात में कर देंगे, हवा नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से कह रहा कितने माप से अधिक ध्वनि की शोर का नाम दे दिया जाता है? नाम दिया, शोर मतलब कितने ध्वनि, कितनी डेसिबल ध्वनि हो जाए तो शोर देते हैं। देखिए यार 80 डेसिबल हो जाता है ना तो उसे शोर कहा जाने लगता है, और जो लोग उसको सहन करने में असमर्थ भी होने लगते हैं तो ये है शोर। लड़ाई झगड़ा, ट्रैक्टर के चलना, ये सब सारी चीज़ें 60 डेसिबल 80 डेसिबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सापेक्षता का सिद्धांत। आइए हम आपको दिखाते हैं सापेक्षता का सिद्धांत जो है दोस्तों किसके द्वारा। ये चार्ल्स डार्विन सापेक्षता का सिद्धांत, बताइए ये तो होंगे नहीं। हाँ, मैडम क्यूरी तो हो नहीं सकते। अल्फ्रेड नोबेल तो डायनामाइट की खोज किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, अभी भी मैंने बताया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, सॉरी, इनको अल्बर्ट सापेक्षता का सिद्धांत तो इन्होंने दिया था भाई, लेकिन इसमें कहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये नहीं होगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के द्वारा, इस पर दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक भाई, नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत दिया था? तो आपेक्षिकता सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे मैं बता दूं, अभी भी बताया था। कौन? रिलेटिविटी थ्योरी किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता या आपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। चलिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई यूरेनियम का। न्यूक्लियर बम का बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काप्टन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? काप्टन प्रभाव ये बताओ, दृश्य किरणों में होता है कि यक्ष किरणों में होता है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं ये यक्ष किरणों में होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। भारत में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा, जो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 26 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो एक्सरे की खोज किसने किया था भाई? W.K. रॉन्टजन ने किया था। बताओ, W.K. रॉन्टजन ने किया था, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक्सरे की खोज। भारी पानी की खोज किसने किया था दोस्तों? भारी पानी की खोज किसने की थी? ये तो किया था यूरे ने। किसने किया था? यूरे ने। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो ये आविष्कार किया था डायनामाइट ने। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट, अर्थात सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो
डायनमो की खोज किसने की? तो डायनमो की जो खोज है दोस्तों माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है ना। 31 का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था भाई? तो ट्रांसफार्मर की खोज स्गैलर ने, जी मार्कोनी ने नहीं किया था। ट्रांसफार्मर की खोज मैं आपको बता दूं यहाँ पे किसने किया था, तो ट्रांसफार्मर की जो खोज है ना दोस्तों, माइकल फैराडे ने किया था। किसने? माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। चलिए यहाँ पे मैं बता दूं, 33 नंबर, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रासिस नियम दिए थे? इलेक्ट्रासिस नियम किसने दिए थे बताओ? ये दिया था एम फैराडे ने। इलेक्ट्रासिस के नियम किसने दिया था? एम फैराडे ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम, अब देखो हाइड्रोजन की बम एडवर्ड टेलर ने, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है गलत मिलान की पहचान कीजिए। देखिए फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन लेविस ने किया था, ये भी बात सही है, ठीक है ना। अमीटर, अब यहाँ पे बैरोमीटर एवेंजेलिस्टा टेरोसिल, ये भी आपका सही है। एनिमेशन एमिल रोनेट, कह रहा कौन सा गलत है? तो बोलो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये भी सही है, ये भी सही है, जबकि ये अमीटर की खोज जेंक राइस जेंसन ने नहीं किया था, यही आपका क्या है? गलत है। अर्थात सब सही है, जबकि इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही मिलान गलत है। चलिए आगे देखते हैं, सही मिलान की पहचान कीजिए। माइक्रोवेव ओवन की खोज है पर्सी स्पेंसर ने। सही मिलान की पहचान करिए, तो यही सही भी है भाई, यही सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? तो जल चक्र का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वर्षण है, वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन है, विसरण जो है दोस्तों यही नहीं है, ठीक है, जल चक्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश की किरण को परख नली के अंदर प्रकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सी किरणें होती हैं? तो बताइए यहाँ पे एक्स किरणें होती हैं कि अवरक्त किरणें होती हैं कि सूक्ष्म तरंग की विकिरण होती है, पराबैंगनी? चलो बताओ यहाँ पे कौन सा किरणें होगी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक ना, पराबैंगनी विकिरण होती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 39 नंबर में, कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर है? देखिए लीवर सेकंड, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे आपको, अभाव यहाँ पे, तो यहाँ से आपको मैं क्लियर करा दूं कौन सा सेकंड लीवर का उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, व्हील बैरो, यही आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक, ये सब पढ़ लेना, फिजिक्स के हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 40 नंबर, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का अपटन प्रभाव द्वारा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा? बोलो कि डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा? तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेविसन और जर्मर के द्वारा। कह रहा कि कण बोसोन नाम का संबंध किस से है? तो बोसोन जो है दोस्तों ये होना चाहिए जेसी बोस से, बोसोन का संबंध होना चाहिए एसएन बोस से। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए जेसी बोस दिया है, एसएन बोस होना चाहिए, एसएन बोस, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? जो टेप रिकॉर्डर होता है ना उसकी चाल कितनी होती है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा ना बहुत ही अच्छा आंसर है, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। काउंट किसकी? टेप रिकॉर्डर की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो यहाँ पर जल विद्युत है, ताप विद्युत है, सभी के बराबर प्रतिभाग तो नहीं हो सकते, डी वाला तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादित होता है ताप विद्युत से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए
आगे मैं आपको बता दूं, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किसके कारण आती है? फ्री प्ले किसके कारण आती है? टायरों के घिसने के कारण, स्टीयरिंग के हार्ड होने के कारण, स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। तो ये जो आता है ना, ये स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण फ्री प्ले किस कारण, इसी के कारण आता है। आगे बात करते हैं। सीटी स्कैनिंग, सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है क्या? अल्ट्रासाउंड तरंगे बोलो कि एक्सरे? तो यहाँ पे एक्सरे होता है, ठीक है। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है क्या भाई? यहाँ पर एक्सरे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू को निचोड़ने की जो मशीन है ना दोस्तों, ये पहली तो हो नहीं सकती भाई, ये दूसरी हो सकती है कि तीसरी होगी, आप लोग बताइए हमें। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। कौन सा उत्तोलक? द्वितीय उत्तोलक का श्रेणी होगा, यानी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। आगे बात करते हैं। स्टीफन हॉकिंग है एक वैज्ञानिक है भाई, वो स्टीफन हॉकिंग तो एक वैज्ञानिक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रतिबल स्ट्रेस जिसे बोलते हैं, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? प्रतिबल का एसआई इकाई है क्या? पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयतन की एसआई इकाई क्या है? आयतन की एसआई इकाई क्या है? घन मीटर में या घन सेंटीमीटर में? बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा घन मीटर। प्रतिबल आयतन की एसआई मात्रक क्या है? घन मीटर। चलिए 50वां क्वेश्चन दोस्तों हम कंप्लीट करने वाले हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है क्या? जूल। क्या होता है? जूल। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में हमें बताइए। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन तक तो कंप्लीट कर लिए, अभी इसके आगे भी चलेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं दोस्तों कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। और नहीं अगर विश्वास है आप पेपर दे के आइएगा, तब आप मिला कि नहीं मिला क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। समय की एसआई मात्रक, समय को मापते हैं किस में भाई? समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। किस में? सेकंड में। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से अदिश राशि है, अदिश राशि है कौन कौन सा है भाई? ठीक है, कार्य है, वेग है, आवेग संवेग वेग विस्थापन, आवेग संवेग वेग विस्थापन, बल त्वरण, ये सभी क्या है? सदिश है। जबकि अदिश राशि कौन है? कार्य। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जबकि ये सब क्या है? सदिश हैं। ठीक, अदिश राशि कौन है? कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है क्या है दोस्तों? टेस्ला है। चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक टेस्ला है, जबकि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ 54 नंबर पे दोस्तों। चलिए 54 नंबर पे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस संगीत यंत्र में की ध्वनि तीव्रता होती है? तो तीव्रता जो होती है ना, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डीबी जिसे बोला जाता है, डेसिबल। ठीक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा आवृत्त, आवृत्त मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। तो यहाँ पे हर्ट्ज है, यही तो ये है हर्ट्ज जो हो जाएगा। पराध्वनिक, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? पराध्वनिक गति का मापांकन किससे होता है? तो ये होता है दोस्तों मैक से। किससे होता है? मैक से होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन, न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन जो है दोस्तों बल की इकाई है कि किसकी इकाई है? सही बात है, न्यूटन ने बल का नियम बताया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बार, बार क्या है दोस्तों? ताप तो है नहीं, बिजली की है नहीं, तापक्रम है ना, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? बार है। डी ऑप्शन करेक्ट है। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है दोस्तों? एम्पियर है नहीं, मीटर है नहीं, किलोग्राम है नहीं, यहाँ पे जूल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता की एसआई इकाई, तो इस श्यानता की जो ईसाई इकाई है दोस्तों न्यूटन प्रति क्या है? न्यूटन प्रति मीटर है कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, मीटर वर्ग है? क्या हो जाएगा? चलो मैं आपको एकदम से स्पष्ट बताता हूँ।
तो ये जो है दोस्तों पास्कल सेकंड जो है ना, ये पास्कल सेकंड ही क्या है, श्यानता की एसआई इकाई है, पास्कल सेकंड है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है। तो कार्य है, ऊर्जा का मात्रक जूल है, सामर्थ्य है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, ये इसमें कौन सा। तो देखिए ऊष्मा का नहीं है भाई, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे 61 का सॉरी यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग तो सामर्थ्य, ऊष्मा का मात्रक हो सकता है जूल, कह रहा कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ये सामर्थ्य नहीं है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है। तो शक्ति का जो मात्रक है दोस्तों ये होता है वाट होता है। तो वाट है तो किलोवाट घंटा होगा कि वैसे नॉर्मली हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग बताइए शक्ति का मात्रक कौन सा है। तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है दोस्तों बताइए, इसमें से किसी को पता है। चलिए अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपको डाउट में दे रहा हूँ, आप इसको हमें करके बताइएगा, ठीक है ना। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। देखते हैं भाई किसका सही है किसका नहीं है। चलिए हम ऑप्शन में आपको देखेंगे वहाँ पे कमेंट में किसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल। चलिए पास्कल में अगर बताऊं तो पास्कल इकाई है। तो मैंने कहा था पास्कल दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। चलिए बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है, बिजली के करंट का एसआई मात्रक जो है दोस्तों वो कौन सा है, एम्पियर है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव, कह रहा कि दबाव का एसआई यूनिट क्या है। दबाव को मैंने अभी बताया था पास्कल है, क्या है भाई, पास्कल है, जबकि यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 67 नंबर क्वेश्चन उसको देखते हैं। माप की सीजीएस प्रणाली में क्या कौन कौन देगा, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड किस में है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड डी ऑप्शन में है। तो यही आपका सही हो जाएगा सीजीएस प्रणाली में, ठीक है ना। एसआई मात्रक डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही है। सी से सेंटीग्राम, जी से ग्राम, से एस से सेकंड हो जाएगा। मिला, बिल्कुल मिला। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा 1 वाट घंटा किसके बराबर है, 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर है। बताओ, बिल्कुल सही भाई, 3600 जूल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, लैक्टोमीटर। यार लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं, ठीक ना। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, बैरोमीटर से क्या मानते हैं, वायुमंडलीय दाब मानते हैं मापते हैं। तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। 1 वोल्ट जो है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता होगा, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेडियोधर्मिता नापी जाती है, गीगर मूलर काउंटर। बताओ रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है। तो मैंने आपको बता भी दिया किससे मापी जाती है, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो आर्द्रता जो है दोस्तों मैंने बताया था हाइड्रोमीटर से, किससे, वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, किससे, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है। सागर की गहराई को मापने के लिए फायदोमीटर, किसका, फायदोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टर्मिनल डॉपलर वेदर राडार TDWR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये टर्मिनल डॉपलर वेदर प्रभाव जो है ना, इससे हम लोग खराब मौसम में, जब बारिश हो रही, आंधी होती बहुत आती है ना, तब उस खराब मौसम में जहाज़ों को उतारने में मदद करते हैं इससे, ठीक। तो जहाज़ जैसे मौसम आंधी तूफान आ जाता है तो ऊपर जहाज़ नहीं उड़ सकती हैं, तो उसको नीचे आसानी से उतारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए करते हैं। अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए
करते हैं। तो ये यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कैलोरीमीटर। क्या होगा? कैलोरीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो इसका मतलब आपको बताना है कि सदिश और अदिश। तो यहाँ पे बताओ, सदिश में क्या होता है? आवेग, संवेग, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। जबकि बल ही अलग है और सब क्या है? ये सदिश है, बाकी सब क्या है? अदिश है। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करा ढालू ढाल सड़क पर पत्थर लुढ़काना और ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आमान होता है, क्यों? बताओ। बहुत ही अच्छी बात है भाई, बताओ। तो ये यही ऑप्शन सही होगा। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। बिल्कुल सही है, यही तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला 77 क्वेश्चन हो गया है। 78 नंबर देखते हैं। कह रहा है क्या वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml3t-2 है? ml3t-2 है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, आपका आंसर जो होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन किया गया कार्य होगा। ए ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकता है? तो बताओ, जो प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो यहाँ से जो आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा है दोस्तों। कैसा? सी ऑप्शन करेक्ट है। नदी में बहता हुआ जल किस ऊर्जा संवहन करता है? तो गतिज ऊर्जा संवहन करता है। उसमें गतिज आ जाती है जब पानी बहता रहता है। सही बात है ना? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा सुपरसोनिक स्पीड मापने के लिए किसका? मैक का प्रयोग करते हैं भाई। सुपरसोनिक जहाज की मापने के लिए मैक का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? मनुष्य सुन सकता है कौन सी? 5 हर्ट्ज को सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज के नीचे भी सुन सकता है। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा? इस ऑप्शन आंसर होगा 100 हर्ट्ज। ये मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी, जबकि और नहीं श्रव्य होगी। ठीक, ज़्यादा धीरे में बोलोगे तब भी नहीं सुन पाएंगे आदमी। आगे बात करते हैं। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को जो तय करती है दोस्तों, वो होती है आयाम। क्या होती है? आयाम। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, देखिए ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता, इसमें कहा है कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता तारक को तय करती थी। ये आवृत्ति होगा दोस्तों, आवृत्ति, आयाम नहीं होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जैसे आप खड़े हैं, आपके सामने कोई पहाड़ है या दीवार है, आप जब बोलते हो तो आवाज़ टकरा के आपके पास आती है दोबारा, तो उस सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? लगभग 17 मीटर। ठीक ना, लगभग 16 दशमलव कुछ पॉइंट होता है, तो लगभग 17 दे दिया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 84 का भी हो जाएगा। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ की डेसिबल स्तर होगा। देखिए, दो व्यक्ति नॉर्मली बात कर रहे हैं तो लगभग 30 डेसिबल होना चाहिए भाई। ठीक है, नहीं तो यही तो होना चाहिए। हाँ, नहीं तो सुना ही नहीं देगा। चलिए, लगभग 30 डेसिबल तक सामान्य बातचीत, जैसे आप लोग पढ़ते हैं या बोलते रहते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए अभी भी हमने बताया कितना मीटर होना चाहिए? सेंटीमीटर नहीं यार, मीटर। 17.2 मीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? ध्वनि जो है निर्वात में पूरी जिंदगी में नहीं होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? 87 का डी ऑप्शन। और सब जगह तो होगा, कम होगा ज़्यादा होगा यही है, लेकिन निर्वात में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर आग उसमें क्या होता है? पकड़ लेता है और कोई चीज़ हो जलने लगती है, तो वो होता है प्रज्वलन तापमान। कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए
शुद्ध जल, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है? जल जब जम जाता है तो इसका घनत्व बढ़ता है। बोलो, बढ़ता है कि घटता है? जल जब जमता है ना तो इसका घनत्व घट जाता है, जिसके कारण पानी में ये बर्फ तैरती है। ठीक है, जल के जमने पर इसका घनत्व घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आगे चलते हैं, दिखाते हैं। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? नमक को जब बर्फ के साथ मिला देते हैं इसका गलनांक घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ये घटता हो जाएगा। 92 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है अर्थात कुचालक है? तो एक ही व्यक्ति है यार, कौन जानते हैं? अभ्रक। अभ्रक एक ऐसी चीज़ है जो विद्युत की सुचालक है, अच्छा सुचालक है, यानी ताप इसमें चलता है लेकिन बिजली का कुचालक है। चलिए आगे देखते हैं। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, तो बाहरी देखो, एक गिलास को दूसरे गिलास में जब उसी में रख देते हैं तो गिलास जो है तो उसी में चिपक जाता है। तो कांच का गिलास उसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पीटो पाटोगे तो फूट जाएगा, तो इसलिए हम उसको ना करके गर्म पानी में जब डाल देते हैं तो वो गिलास आराम से निकल जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। बर्फ़ है, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी ग्राम। 80 किलो कैलोरी ग्राम होता है कि 80 कैलोरी ग्राम? चलो 80 वाला तो होता ही है। अब बताओ बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। 80 कैलोरी ग्राम होगा, ठीक है ना, ध्यान देना, 80 कैलोरी ग्राम होगा। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक क्या होता है? फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक होगा भाई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा कि और कुछ होगा? चलो बताओ, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री, पानी का क्वथनांक होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में दे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा स्वस्थ मनुष्य का तापमान। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर कब बनने वाली छवि की स्थिति? अब देखिए, ये आपका सूत्र फार्मूला बेस है। जब हम फार्मूला यहाँ पर नहीं बता रहे, ठीक, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूँ भाई। आपको फार्मूला का भी प्रयोग आना चाहिए। फिजिक्स क्वेश्चन है, आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा इसको सॉल्व करने पर 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, लेकिन 99 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा निकट दृष्टि वाले लोगों को प्रयुक्त लेंस, निकट है अवतल लेंस लगाएंगे यार। निकट है तो कौन सा? अवतल। अवतल किस में है? यही है। तो यहाँ पे 99 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 100 दूर दृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। 40 सेंटीमीटर से नीचे वो नहीं देख पाता है। आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाना होगा, तब जाके सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 101, ठीक है, 100 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने कहा दोस्तों आपको मैं 150 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अगर पढ़ के जाएंगे ना तो हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे भी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए किसी व्यक्ति, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, उसका पूरा दर्पण में देखना है प्रतिबिंब, तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। आधा वाला कहाँ है? व्यक्ति की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए? आधा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर में देखा जाता है तो ये एक ही हो सकता है, काला। कौन सा होगा भाई? काला। गुलाब गुलाब ये सब लाल और क्या होते हैं? काला होते हैं देखने में। आगे देखते हैं। पर्दे, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को पारदर्शी कागज से ढका दिया जाता है तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता हो जाएगी। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन जैसे ना समझ में आए तो एक बार और पढ़ लिया करो अपने से, ठीक है। वीडियो को पुश करके रोक करके एक बार और पढ़ के आराम से इसको समझ लिया करें, तभी आपके माइंड में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैगनी। बी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती? सबसे ज़्यादा ऊर्जा बात करूँ मैं ना, तो भाई लाल प्रकाश है, नीला प्रकाश, इसमें से अपना ढूंढ लो कौन सही होगा। इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं ऊर्जा की बात करूँ तो नीला प्रकाश से होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग ऊपर काला होना चाहिए भाई, ठीक, नीचे सफ़ेद, शेर से पर काला, भीतर की ओर सफ़ेद। ये आपका सूर्य छतरी के लिए। अच्छा, सूर्य छतरी के लिए। अब बात ये हो रही है कि आप सौर ऊर्जा वाली बात कर रहे हैं कि जो छाता आम लोग पहनकर चलते हैं, अर्थात पहनने का मतलब कि ऊपर सिर को ढक के निकलते हैं धूप ऊप में। तो यहाँ से मैं बता दूं ना, ये सौर ऊर्जा की बात नहीं हो रही है। अब देखिए शेर से पर सफ़ेद होना चाहिए ताकि क्या हो, प्रकाश आए और परावर्तित होकर लौट जाए। अब भीतर क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। अगर यही सौर ऊर्जा की बात करेंगे ना तो ऊपर काला होना चाहिए, नहीं तो सूर्य के प्रकाश को आकर्षित नहीं करेगा तो चार्ज कैसे होगा? तो दोनों चीज़ देख के चलना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा अगर देखें भाई तो हीरे का होता है। किसका होता है? हीरे का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँगा, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण। कहाँ है प्रकीर्णन यार? बताओ। प्रकाश का बिखरना वही है प्रकीर्णन। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो 108 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बातें आपको समझ में आ रही भाई? बताइए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से सबसे तेज गमन करता है? तो सबसे तेज यार गमन करने वाला एक ही है, वो कौन है? लाल। लाल रंग, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ियों की साइड के किनारे से वस्तु को देखने के लिए साइडर शीशा क्या रहता है? उत्तल लेंस कि अवतल लेंस? अवतल दर्पण जो होता है वो क्या करता है? बड़ी चीज़ों को और बड़ी दिखाता है, छोटी चीज़ों को और बड़ी दिखाता है, जबकि उत्तल दर्पण जो होता है बड़ी से बड़ी चीज़ों को कैसा दिखाता है? छोटा। तो ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। समुद्र जल के नीला रंग होने का कारण क्या है? पानी द्वारा रोशनी का छितराव, समुद्र पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, रोशनी का अपवर्तन, ये सारी चीज़ें हैं। आप देखिए उसमें बताइए। मैं बता दूं, पानी द्वारा रोशनी का छितराव, पानी द्वारा क्या हो जाता है? प्रकाश उसमें बिखर जाता है तो नीला नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है भाई वो है 13 नंबर। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निबंजन का प्रयोग किया जाता है? लाइम माइक्रोस्कोपी, ठीक भाई। लाइम माइक्रोस्कोपी ये किसके लिए होता है? तो आप लोग हमें बताएंगे यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, बताइए
तो यहाँ पे 113 का कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट ऑप्शन ही होगा दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो प्रकाश के पथ में एक वस्तु में के आने पर छाया का निर्माण होता है। छाया का निर्माण होता है, तो ये क्या है बताओ? 114 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो पारदर्शी है। कैसा? एक पारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, तो ए ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्राथमिक रंग कौन सा है? नीला, लाल, हरा। नीला हरा याद कर लो। क्या नीला हरा? नीला हरा, नी से नीला, ह से हरा और ला से लाल। तो यहाँ पे हमने बताया कि आप क्या याद करेंगे भाई? नीला हरा याद करेंगे, ठीक है। नीला हरा याद कर लेंगे, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नीला हरा का, यानी मतलब नीला लाल हरा सब यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्या है? मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो मुख्य रंग मैंने अभी बताया नीला लाल हरा है, यही मुख्य रंग है। 116 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यार चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डायनमो, डायनमो जो है ऊर्जा कैसे परिवर्तित करती है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं हम लोग, 117 तो हो गया, आगे बात करते हैं 118 नंबर, ठीक है। 118 नंबर में क्या कह रहा है? 118 नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाना, फिलामेंट को बनाने के लिए टंगस्टन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 118 का भी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बात करूं यहाँ पे 119 नंबर, कह रहा विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? निम्नलिखित में से किसका उपकरण का इस्तेमाल? तो गैल्वेनोमीटर होगा, वोल्टमीटर होगा नहीं, ओम मीटर होगा नहीं, ओम एमीटर, एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, विद्युत प्रतिरोध को क्या मापते हैं? ओम मीटर से या ओम से। तो यहाँ पे आपका जो होगा आंसर, यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किस उपकरण का? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल करंट को मापने के लिए बताओ? पोटोमीटर से, बोलो पोटोमीटर से। 120 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? 120 का जो आंसर होने वाला है मैंने बताया था पोटेशियोमीटर, पोटेशियोमीटर किससे होगा? पोटेशियोमीटर, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बताओ? तो विद्युत वाहक बल को मापने के लिए हम लोग निम्नलिखित किसका? पोटेशियोमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला यहाँ पे देखिए 21 नंबर, 121 नंबर, एसी को डीसी प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर्स का। एसी को डीसी में चेंज करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर्स का। 121 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अगला 122, कर चालक में किसी अनुप्रस्थ काट शुद्ध आवेश नेट चार्ज क्यों प्रवाहित होता है? तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा आई बराबर क्या होगा? आई बराबर क्या होगा भाई? क्यूबिडिटी आई प्लस, ये सारे एप्स यानी सूत्र हैं एक प्रकार से, बताओ इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे जो होगा आंसर दोस्तों आई बराबर क्यू टी, आई बराबर क्या होगा? क्यू टी, ठीक है ना। क्यू बराबर आई टी होता है, कूलाम बराबर क्या? विद्युत धारा गुणे समय होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। इसी को आप क्यू बराबर आई टी भी कर सकते हैं, ये भी सही है, ठीक ना। तो चलिए चाहे जो बना लीजिए, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 12 वोल्ट के विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किए जाने वाले कार्य। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई? 12 पंचे 60 होगा। कार्य बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा विभवांतर सी बी। डब्लू बराबर क्या होता है? सी बी होता है, डब्लू बराबर सी बी। सी का मतलब कितना? विभवांतर है 12 और गुणे 5 कर दीजिए, 12 पंचे 60 जूल हो जाए। कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 123 का यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आया? चलिए आगे हम देखते हैं 124 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है? कौन होता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो का उल्टा मोटर, मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा।
124 का ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे अब हम बात करेंगे, सब यहाँ से क्या होगा उसको अच्छे से समझेंगे। परिवर्तक ट्रांसफार्मर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर, ध्यान से देखेंगे। परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत, जो ट्रांसफार्मर है ना वो स्वप्रेरण की विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस नियम पर कार्य करता है, तो मैं आपको बता दूं वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा कैसे करता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं, अतिभारण में, तो यहाँ पे बताओ कौन सा आंसर होगा। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में परिवर्तन करना, हाँ ये बात सही है, यही सही हो सकता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लियर होगा। चलिए 126 का यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो, अब ठीक से थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, गौर करते हैं। फ्यूज एक जो है एक परिपथ है, विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा कैसे करेगा यार। ज़्यादा करंट आएगा उसको तोड़ देता है, तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना ये नहीं होगा। धारा का परिवहन करता तो है, ज़्यादा आएगा तब भी करेगा, ये गलत, अतिभारण होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब लोग यहाँ पे समझते हैं भाई। यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सर्किट, क्या भाई सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। एमीटर, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर को। और सर्किट में धारा है कि नहीं है, गैल्वेनोमीटर से भी देखा जाता है। तो यहाँ से बताएंगे कौन सा होगा, 127 का डी ऑप्शन, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। विद्युत सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी युक्ति ऐसी है विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का। श्रेणी क्रम, संयोजक तार है, स्विच है, रेगुलेटर है, तो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे संयोजक तार जो है दोस्तों ये श्रेणी क्रम में जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनता है, सबको पता है, सी ऑप्शन क्लियर है। आगे देखते हैं, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, जो प्रवाहित धारा होती है ना वो क्या होती है दोस्तों, वो होती विभवांतर के प्रत्यक्षता आनुपातिक होता है, ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आवेशित की गई वो एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। आवेशित की गई या आवेशित ना की गई, क्या कहते हैं उस पर जो बल लगता है। गुरुत्वीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, चुंबकीय बल, यांत्रिक बल, जहाँ पे बल का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना विद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा, जो आवेशित ना की गई वस्तु पर पता लगाने वाले बल को, ठीक ना, पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो विद्युत स्थैतिक बल। 132 नंबर क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को एकदिश डीसी में किसके द्वारा प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जा सकता है। एसी को डीसी में, तो यह भाई होता है रेक्टिफायर के ही द्वारा, दिष्टकारी अर्थात दिष्टकारी या रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदल सकते हैं, और कोई तो हमारे पास चारा भी नहीं है, सी ऑप्शन क्लियर है। आगे देखेंगे 133 नंबर, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए आप कर सकते हैं किसको भाई, बताओ, संचायक सेल का, यही तो होगा संचायक सेल। रासायनिक ऊर्जा को आप किस में बदल सकते हैं भाई, विद्युत ऊर्जा में, जबकि यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है ना, कौन सा होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो, मैंने कई बार बताया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, क्लियर होगा भाई। अगला देखेंगे, निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कौन, उबला हुआ जल, अवशिष्ट जल, समुद्री जल, साधारण जल। देखिए जो शुद्ध जल होता है ना, वो जो होता है शुद्ध जल, वो सर्वोत्तम चालक होता है पानी का, यानी विद्युत का। तो यहाँ से आपका जो आंसर सही से होना चाहिए वो होगा आपका शुद्ध जल, ठीक है ना, यानी शुद्ध जल का मतलब समुद्र जल, ठीक है ना। हाँ चलिए समुद्र जल। आगे बात करते हैं, कह रहा है यहाँ पे किसी बस की, सॉरी यहाँ पे देखेंगे क्या है,
किसी बस ही तो था ना भाई। हाँ, यही क्वेश्चन था, इसको देखेंगे। कह रहा है कि किसी बस की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी का बढ़ना, यह किस स्थिति को दर्शाती है। आप अपने गाड़ी में देखे होंगे, जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाते हैं तो उसमें का आगे की लाइट उतनी तेज़ होती है। जब आप डाउन करते हैं तो उसकी लाइट क्या होती है, धीमी हो जाती है। तो ऐसा कैसे होता है, ये आपकी हो जाएगी कमज़ोर बैटरी। कौन सी हो जाएगी, कमज़ोर बैटरी। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, 136 का ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ से 36 तो हो गया। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे 37 नंबर। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे क्या होता है भाई। 37 नंबर थोड़ा सा जानेंगे हम लोग यहाँ से। 37 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आप करके जाएंगे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। देखिए कह रहा है प्रकाश वोल्टेज सेल होता है, वो कैसा है, प्रकाश वोल्टेज सेल जो है दोस्तों वो एक प्रकार से सौर सेल होता है। कैसा होता है, सौर सेल। ए ऑप्शन क्लियर है। कह रहा है कि 38 नंबर में एक, अब इसमें भरना है, एक निष्क्रिय 2 टर्मिनलों के विद्युत घटक जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध का काम कौन करता है, बताओ। प्रतिरोध लागू करता है जो ट्रांजिस्टर है ना वही, और जो प्रतिरोध है वो, तो इन दोनों में कौन सा हो जाएगा, तो प्रतिरोध है जो प्रतिरोध लागू करेगा परिपथ में, ठीक है ना। कोई धारा जा रही है तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ठीक। तो ए ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, एक साधारण उपकरण है कौन सा। अब चारों ऑप्शन दिया गया है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके सर्किट को पूरा करने के लिए हम करते हैं किसका प्रयोग, तो इसमें करते हैं हम लोग स्विच का, ठीक है ना। स्विच एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने के लिए करते हैं। ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पावर स्ट्रिप क्या है, पावर स्ट्रिप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पावर स्ट्रिप क्या है मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाला आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। ताप का सुचालक है, अभी अभी हमने बताया था कि जो अभ्रक है ना दोस्तों, ये अगर देखोगे एक प्रकार से तो ये क्या है, बिजली का तो कुचालक है परंतु ताप का क्या होता है, ताप का सुचालक होता है। तापमान बराबर जाएगा लेकिन विद्युत इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है, नर्म लोहे का। विद्युत चुंबक जो होता है किसका बनाया जाता है, नर्म लोहे का। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी है। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं, तो ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिशन चैनल है, रिसीवर है। यही आपका फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 144 नंबर में, यहाँ से बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। शोर किसे संदर्भित करता है बताओ। तो यहाँ पे अवांछित सिग्नलों जो संदेश सिग्नलों के प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं, यही है। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, मैं सब ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन ढेर हैं और काफ़ी हैं, मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे का 2 घंटे हो जाएगा। इसलिए हम सारे ऑप्शन को ना पढ़ के आप पढ़ लिया करिए, जो सही है उसका आंसर मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 145 कह रहा भूतापीय सर्वेक्षण जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में हाल ही में के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है। साउंडिंग का, तो यहाँ से देखेंगे अगर तो ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। क्या होगा, स्कलम बर्गर साउंडिंग, ये हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 146 यानी 46 नंबर देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं भाई। यहाँ पे 1980 के अंतिम वर्षों में 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है। तो ये आपका एक प्रकार से जीएस का ही क्वेश्चन है। बताइए
कौन सा होगा? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे TEM साउंडिंग, TEM बी ऑप्शन क्लियर है। आगे बात करते हैं 147 नंबर में। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगा देने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। ये जड़त्व का नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है ना। हाँ, सभी तो पता है कि नहीं पता है? तो यही तो होगा ना। तो यहाँ पे जड़त्व का नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। आगे देखते हैं जेट इंजन। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? ये संवेग संरक्षण पर। किस पर? रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करेगा। वृत्तीय वाला मत करना भाई, वृत्तीय वाला कर देंगे तो गलत हो जाएगा। रैखिक संवेग संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्पी घर्षण कैसा होता है? विसर्पी घर्षण कैसा होता है? सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। यही आपका सही है, डी यानी बी ऑप्शन क्लियर है। आगे देखते हैं घर्षण। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें घर्षण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है तो आपको बताना है। ये आपका आंसर हो जाएगा, घर्षण गति का विरोध करते हैं। कोई भी चीज़ जा रही है और उसी से आप रगड़ रहे हो तो आपको जाने देगा? नहीं जाने देगा। सही बात है कि नहीं? आप साइकिल चलाते हो, उसमें ब्रेक पकड़ रही है तो तुम कितना मेहनत करते करते थक जाओगे, साइकिल स्पीड लेगी ही नहीं। तो आपकी गति का विरोध कर रही, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। आगे देखते हैं, एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ये बात तो एकदम सही है यार, लोलक की लंबाई पर ही निर्भर करेगी, ठीक है। आगे बात करेंगे, गति जो कुछ समय के बाद खुद दोहराती है उसे क्या कहते हैं? कुछ समय बाद गति जो है कुछ समय के बाद खुद दोहराती है तो उसे क्या कहा जाता है? गति जो कुछ समय के बाद फिर से यानी स्वयं से अपने आप दोहराती है उसे कहते हैं आवधिक। आवधिक समय, ठीक ना, दोबारा दोहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? अरे ये गेंद ऐसे देता है, आप गाड़ी में बैठे रहो, गेंद को ऊपर उछालते हो, या आप दो पहिए पर से ही जा रहे हो, किसी चीज़ को उछालते हो तो आपके हाथ में ही तो आती है यार। यानी सोचो, जब आप उछाले थे तो गाड़ी आपके पीछे थी, उसी पर आप बैठे, जब गेंद ऊपर गई कुछ समय में आपकी गाड़ी तो आगे चली गई ना, तो गेंद को पीछे गिरना चाहिए नहीं, लेकिन आपके हाथ में ही गिरती है। ये चीज़ दिमाग से निकाल देना, गेंद पीछे गिरती है। आप कितना भी गेंद को उछालोगे गेंद आपके हाथ में ही आएगी, तो यात्री के हाथ में आएगी। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे, कह रहा है यदि ये क्वेश्चन है गिरते तो ठीक ज़मीन में उसका वेग क्या होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको लगाइएगा। आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन कराने हैं तो आगे मैं चल दूँगा। √20h और ये हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मैं डी ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान न्यूनतम, गुरुत्व का मान कहाँ पे होगा? ध्रुवों पर होगा कि विषुवत रेखा पर? विषुवत रेखा पर जी का मान एकदम से कम होता है, और जबकि ध्रुवों पर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 155 का ए हो जाएगा, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। अब देखिए, ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन मापता है। यदि वह व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड से गति से ऊपर लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला को दर्शाया गया भार क्या होगा? तो बताओ। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? यहाँ से कितना होगा आंसर? तो यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ 600 न्यूटन के समान होगा। कैसे 600? तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जल स्थानांतरण। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था भाई, बताओ, बी ऑप्शन आर्किमिडीज ने। इन्हीं ने तो उत्प्लावन का बल दिया था, जल स्थानांतरण का सिद्धांत बताया था आर्किमिडीज ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो लोहे की एक छोटी गोली पानी में डुबोया जाता है जबकि जहाज जलयान सॉरी यहाँ पे है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाता है जबकि जहाज जलयान पानी में तैरता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने? सही बात है, अगर ध्यान से देखोगे तो हम एक छोटी गोली एक कंकड़ को फेंकते हैं, छोटी सी, जिसका वजन 1 ग्राम 2 ग्राम 20 ग्राम या 100 ग्राम हो, पानी में आराम से डूब जाती है। जबकि 100 किलो का मान लेते हैं या
1000 कुंटल का मान लेते हैं, जहाज़ें पानी में तैरती रहती वो क्यों नहीं डूबती है। तो ये है दोस्तों आर्किमिडीज का नियम है, इन्होंने नियम बताया था। डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे अगर मैं बात करूं यहाँ से दोस्तों, तो कह रहा है कि एक ध्वनि का वेग 700 मीटर प्रति सेकंड है और तरंग दैर्घ्य 35 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे तरंग की आवृत्ति की गणना कीजिए। चलिए 35 दूना 70, 200 हर्ट्ज कौन सा हो जाएगा भाई, 200 हर्ट्ज होगा कि नहीं होगा बताओ। यहाँ से यही तो होना चाहिए, 235 दूना 70 20 2000 हर्ट्ज होना चाहिए यहाँ पे। तो 159 का डी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं भाई। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड का वेव किस में आपको नहीं प्रयोग करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। देखिए अल्ट्रासाउंड का ध्वनि जो होता है वो चमगादड़ भी करते हैं, अपने चलते रहते हैं तो मुख से निकालते रहते हैं, ठीक है ना, और शिकार का पता लगाते हैं। जलपोत द्वारा समुद्र की तट सतह की गहराई को भी पता कर लेते हैं। जो जलपोत होते हैं ना, जल में चलने वाले जहाज, वो गहराई को नापते हैं इसी से, अल्ट्रासाउंड वेव से। मानव शरीर के आंतरिक अंगों के माप जो दोष होते हैं उनको भी, जो रोग होता है उनको भी निदान करने में मदद करती है। जबकि ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही एक नहीं है, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। आकाश में क्षेत्रों में वायुयान का पता लगाना, ये बात गलत है, ये आपका सही हो जाएगा यही। आगे बात करते हैं 161 नंबर में। कह रहा ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि को मैंने बताया यार निर्वात में कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं जाएगी, तो बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैं बता दूं 62 नंबर। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में किस प्रकार के यानी निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, रेडियो तरंगों में होता है। सबसे ज़्यादा विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होता है रेडियो तरंगे में। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कराया। लगभग मैंने कहा था 150 क्वेश्चन प्लस कराऊंगा, और मैंने आप सभी को ये कराया, ठीक है। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताओ, हमें आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो मैं अंकित भाटी सर की बुक को पूरा सॉल्व करा दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने इनकी बुक में क्या थे, फिजिक्स के क्वेश्चन थे, भौतिक विज्ञान हमने कराए, और पेट 2023 के लिए आपके साथ मेहनत किया। तो आप बताओ, आप इसको देखे, आपको कुछ इंक्रीजमेंट हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट में बताइए। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो